अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर डूइंग वेरी वेल। आज जो है वो हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है पेड्रो स्केल। ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑफन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक से जाने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। अब हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं कि पेड्रो स्केल बेसिकली होता क्या है, हम लोग क्यों इसको यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पेड्रो स्केल हमारे पास एक ऐसा स्केल है जो हम लोग एक क्लिनिकल ट्रायल की जो है ना वैलिडिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम लोग किस तरह जो है ना वो एक ट्रायल क्या होता है, या हम क्लिनिकल ट्रायल की वैलिडिटी किस तरह से चेक करते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली ये होता है कि हम किसी भी प्रैक्टिस में हैं, कोई हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, हमने रिसर्च की, तो अब हमने जो रिसर्च की है उसके रिज़ल्ट्स हमारे पास जो हैं, अब हम उसको स्केल से मेजर करेंगे, ठीक है, कि क्या हमारे पास वो रिज़ल्ट हमारे पास वैलिड हैं या नहीं है। तो बेसिकली ये स्केल जो है ना वो हमारे पास किसी भी ट्रायल की वैलिडिटी को चेक करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो अब बेसिकली ये स्केल जो है ना, ये हमारे पास एक डेल्फी लिस्ट पे हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास जो है ना वो डेल्फी लिस्ट पे हमारे पास ये स्केल होता है। डेल्फी लिस्ट पे ये हमारे पास जो है ना वो डेल्फी लिस्ट पे जो हमारे पास जो है ना ये स्केल होता है, ठीक है। अब बेसिकली इसके हमारे पास जो है ना 10 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो है ना वो हम लोग किसी भी क्लिनिकल ट्रायल की जो है ना वो वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। इसके हमारे पास जो है ना वो 10 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब इन 10 पॉइंट्स की बेस पे हम लोग जो है वो कैसे बता सकते हैं कि जो है ना वैलिडिटी है या नहीं है, या जो हम लोगों ने ट्रायल्स किए उसमें वो चीज़ें हमने डाली हैं या नहीं डाली, जो हमारे पास किसी भी जो है वो इंक्लूजन क्राइटेरिया को मेट कर रही हैं या नहीं कर रही। तो बेसिकली 10 पॉइंट्स जो हमारे पास हैं, इनमें 10 पॉइंट्स में जो है ना वो हमारे पास हमने डिवाइड किए हुए इनको। सबसे पहले जो है वो हम लोग बताते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है ना वो एक क्लिनिकल ट्रायल हमारे पास हैं, वो हमारे पास पुअर होंगे, गुड होंगे, एक्सीलेंट होंगे, ये सारे जो है ना वो हम लोग पॉइंट्स को अब डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास 0 to 3, अगर हमारे पास ये हमारे पास 10 पॉइंट स्केल होता है, ठीक है, अगर तो हमारे पास जो है वो 0 to 3 हमारे पास नंबर आ जाए, ठीक है, एक हमारे पास 10 स्केल है, उसमें हम 10 क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चंस में से जो है ना वो सिर्फ 3 क्वेश्चंस को जो है ना वो मेट किया होता है उस ट्रायल्स में, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास पुअर रिसर्च है, ठीक है। वो जो ट्रायल्स हैं पुअर है, वो उसमें वैलिडिटी नहीं है, वो वैलिड नहीं है, वो एविडेंस बेस्ड नहीं, प्रैक्टिस के मुताबिक नहीं हुए। अगर तो जो है ना वो 10 पॉइंट्स में से जो है वो 4 या 5 पॉइंट गेन कर लेता है, ठीक है, 4 या 5 पॉइंट्स जो है ना वो उसने अपनी रिसर्च में रखे होते हैं, तो वो रिसर्च फेयर है। लेकिन अगर 6 to 8 है तो वो हमारे पास गुड है, और 9 to 10 तो वो है एक्सीलेंट, जो है ना वो वैलिड हमारे पास जो है ना वो रिसर्च है। इसके लिए इन पॉइंट्स को देखते हुए जो है वो हम लोग बताते हैं कि जो है ना वो क्या है। अब हम लोग वो 10 कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग देखते हैं, या हम वो 10 कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वो हम लोग पूछ रहे होते हैं जब किसी भी हमने क्लिनिकल ट्रायल्स की वैलिडिटी को चेक करना हो। बेसिकली अगर हम ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है जिसमें वो कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वर स्पेसिफाइड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो हम सबसे लास्ट पे पूछते हैं, तो सबसे लास्ट पे ये पूछते हैं, ये इसलिए पूछते हैं कि पहले जब हम ये 10 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और फिर हम देते हैं कि क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो उसने फॉलो किया है या नहीं किया, ये हम सबसे जो है ना वो लास्ट पे पूछते हैं। अब सबसे पहला अगर हम लोग देखें पेड्रो स्केल के वाइज से, तो ये पहला ये क्वेश्चन होता है, फर्स्ट ये पॉइंट है, सब्जेक्ट्स वर रैंडमली एलोकेटेड टू ग्रुप्स, कि मतलब जब भी हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, हम लोग 2 ग्रुप का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या हम लोग ऐसी रिसर्च करते हैं जिसमें 2 ग्रुप्स की हमारे पास जो है ना वो ज़रूरत होती है, तो क्या उन जो हमारे पास ग्रुप्स थे, ठीक है, ग्रुप्स बनाने के लिए जो हमने इंडिविजुअल्स को एलोकेट किया इन ग्रुप में, क्या वो हम लोगों ने रैंडमली किया है, मतलब अपनी मर्ज़ी से तो नहीं किया, मतलब रैंडमली हम लोगों ने किया है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि क्या हम लोगों ने रैंडमली किया है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग रैंडमली करते हैं तो उसमें बाइसनेस के जो है वो चांसेस बहुत कम होते हैं, बाइसनेस नहीं आती और फिर रिसर्च जो है वो हो जाती है। फिर सेकंड हमारे पास आता है कि एलोकेशन वाज कंसील्ड। अब एलोकेशन वाज कंसील्ड से क्या मुराद है कि जो हमने रैंडमाइजेशन की थी इंडिविजुअल्स की ग्रुप्स में, क्या वो हमारे पास कंसील थी, वो हमने छुपा के रखी है, ये सबको पता है कि किस ग्रुप में कौन से पर्सन गए और किस ग्रुप में कौन से करेक्टरिस्टिक्स के पर्सन गए, क्या वो सबको पता है, या वो हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो कंसील रखी है, वो सीक्रेट रखा है, ठीक है। तो वो यही कहते हैं कि फर्स्ट में क्या था कि हमने क्या रैंडमली एलोकेट किया, और सेकंड में जो एलोकेशन थी वो हमने कंसील रखी है या नहीं रखी, ये चीज़ आ गई।
अब थर्ड पॉइंट वो कहते हैं द ग्रुप्स वर सिमिलर एट बेस लाइन रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर। अब वो क्या कहते हैं कि हम लोगों ने जो ग्रुप्स लिए, ठीक है, अब जो ग्रुप्स लिए वो बेस लाइन उनकी सेम थी कि मतलब एक हमने स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक रखी कि इस करेक्टरिस्टिक के पर्सनस को जो है ना वो हम लोगों ने लेना है, इस पर्सनस को जो है ना इन पे हमने जो है ना रिसर्च करनी है, इन सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करनी है। क्या उनकी जो बेस लाइन थी, हमने क्या इंपॉर्टेंट एक बेस लाइन रखी थी कि हम लोग ये बेस लाइन है उनकी मेजरमेंट ले ली कि ये हमारे पास इनकी बेस लाइन है, और फिर इसके मुताबिक देखेंगे कि क्या उनमें जो है ना वो प्री और पोस्ट वाली जो सिचुएशन होती है वो कि प्री हमने एक बेस लाइन ले ली और फिर जब हमने थेरेपी वगैरह अप्लाई की या हमने अपनी रिसर्च के जो जो चीज़ें अप्लाई की उसके बाद फिर पोस्ट जो हम वैल्यू चेक करते हैं वो बेस लाइन से चेक करते हैं। मतलब ये कि हम इफ़ेक्टिवनेस को जो है वो चेक कर रहे होते हैं बेस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है देयर वाज ब्लाइंडिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। क्या जो ब्लाइंडिंग का मतलब होता है कि उनको कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानते, डिड नॉट नो एनीथिंग, ठीक है। तो हमारे पास सब्जेक्ट्स वो होते हैं कि जो हम लोग पर्सनस ले रहे होते हैं अपनी रिसर्च में, इंडिविजुअल्स, वो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे तो हम इनको पेशेंट्स कह रहे होते हैं मतलब, लेकिन हम लोग जब भी रिसर्च करते हैं तो उन इंडिविजुअल्स को हम जो है वो सब्जेक्ट्स कह रहे होते हैं। कि आप हमारे पास जो सब्जेक्ट्स थे वो ब्लाइंड थे, उनको ये तो नहीं पता कि हम लोग को कंट्रोल ग्रुप में भेज दिया गया या हम लोगों को जो है ना वो ट्रीटमेंट ग्रुप में भेज दिया गया। कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें कोई हम लोग ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते, शेम इंटरवेंशन जो हम अप्लाई कर सकते हैं, शेम कह लो, शैम कह लो, ठीक है। तो क्या वो उनको पता है कि हम लोग कंट्रोल ग्रुप में गए या ट्रीटमेंट ग्रुप में गए हैं, या ये सारी चीज़ें उनसे छुपा के रखी गई हैं, उनको नहीं पता इस बारे में। और ये चीज़ें हमारे पास जो है उनको नहीं बतानी चाहिए, ब्लाइंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की। फिर नेक्स्ट हमारे पास है देयर वाज ब्लाइंडिंग ऑफ ऑल थेरेपिस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्या थेरेपिस्ट भी हमारे पास ब्लाइंड थे? क्या उनको पता है कि हम लोग किस ग्रुप के पेशेंट्स को जो है वो, या अगर हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है या ट्रीटमेंट ग्रुप है तो हम किस ग्रुप उसको जो है वो हम लोग क्या इंटरवेंशन दे रहे हैं, या हम लोग क्या उनको ये पता है कि हम किस ग्रुप को, मतलब ये कंट्रोल ग्रुप को हम इंटरवेंशन दे रहे हैं या हम ट्रीटमेंट ग्रुप को ये इंटरवेंशन दे रहे हैं। तो क्या ये हमारे पास थेरेपिस्ट ब्लाइंड थे जब हमने ये रिसर्च की है, ये चीज़। और नेक्स्ट वो कहते हैं कि असेसर्स क्या हमारे पास ब्लाइंड थे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ गया कि हमारे पास जो है ना वो सब्जेक्ट्स ब्लाइंड थे। नेक्स्ट हमारे पास थेरेपिस्ट, और क्या हमारे पास जो है वो असेसर्स ब्लाइंड थे या नहीं थे। असेसर्स बेसिकली वो होते हैं जो मेजरमेंट्स ले रही होती है, ठीक है। हमारे पास जो कह लो कि मेजरमेंट्स आ रही होती है, रीडिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो है ना वो असेसर्स कर रही होती है। जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे होते हैं उसकी जो मेजरमेंट्स प्री पोस्ट है वो असेसर्स कर रही होती है। क्या जो हमारे पास असेसर्स थे वो हमारे पास ब्लाइंड थे या नहीं थे। तो ये तीन जो है ना, ये तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिसर्च की। अब नेक्स्ट हमारे पास 7th पॉइंट आता है मेजर ऑफ एटलीस्ट वन की आउटकम वर ऑब्टेन फ्रॉम मोर देन 85% ऑफ। वो कहते हैं कि जब हम लोगों ने रिसर्च की, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो है ना वो 100% जो है ना वो हम लोगों ने पेशेंट्स लिए थे, ठीक है। अब कुछ क्या होता है कि समटाइम हमारी रिसर्च जो है वो बहुत लेंथन हो जाती है, ठीक है। अब ड्रॉप आउट के चांसेस हो जाते हैं कि मतलब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है या कोई हमारे पास जो है ना बीमार हो जाता है या कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, ठीक है, उसकी वजह से जो है ना वो ड्रॉप आउट कर जाता है। वो कहता है कि यार नहीं, मैंने रिसर्च नहीं करनी, या मैं रिसर्च में टेक पार्ट नहीं करना, पार्टिसिपेट नहीं करना, या कोई और भी रीज़न हो सकती है, ठीक है, या वो किसी और एरिया में मूव कर जाते, कोई भी रीज़न हो सकती है। लेकिन वो यहाँ पे ये कह रहे थे क्या हमने जो आउटकम्स का रिज़ल्ट लिया है, ठीक है, क्या वो हमने 85% पॉपुलेशन से लिया है या नहीं लिया, तब भी हमारी रिसर्च वैलिड होगी जब हमने एटलीस्ट 85% पेशेंट से जो है वो हम लोगों ने क्या किया हो, अपने रिजल्ट्स लिए। क्योंकि अगर हमारे पास जो है वो लेस दैन 10% हमारे पास जो है वो ड्रॉप आउट होता है तो हमारे पास जो है ये पुअर रिसर्च होती है। अगर हमारे पास जो है ना 15% से ज़्यादा हो गया तो हमारे पास जो है ना वो बाइसनेस के चांसेस जो है वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमारे पास 10% से जो है वो ज़्यादा हो, 15% से ज़्यादा हो, तो फिर हमारे पास जो है वो बाइसनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि 85% पॉपुलेशन से जो है वो हम लोगों ने क्या लेने हैं, अपने रिजल्ट्स ऑब्टेन करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम होम आउटकम मेजर्स वर अवेलेबल रिसीव द ट्रीटमेंट और कंट्रोल कंडीशन और एलोकेटेड। पहली बात उन्होंने ये की कि जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, जिससे हम लोगों ने जो है ना अपने रिजल्ट्स आखिर में लिए, ठीक है, आउटकम लिए, क्या उन्होंने दोनों कंडीशन ली थी, ट्रीटमेंट भी, उन पे हमने ट्रीटमेंट भी अप्लाई किया था और कंट्रोल कंडीशन भी अप्लाई की थी। पहले ये चीज़ आई। दूसरी वो ये कहते हैं कि अगर ये केस नहीं था कि ना मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट कंडीशन ली है या हमारे पास जो है ना वो कंट्रोल कंडीशन लिया है, या इस तरह से हो सकता है कि हमारे पास जो है ना वो ट्रीटमेंट वालों ने कंट्रोल ले लिया, कंट्रोल वालों ने ट्रीटमेंट लिया, इस तरह से हो सकता है। वो कहते हैं फिर भी एटलीस्ट वन की आउटकम वाज एनालाइज बाय अटेंशन टू ट्रीट। अटेंशन टू ट्रीट का ये मतलब है कि वो हमारे पास जो है ना वो
उनकी अटेंशन तो ये थी कि हम लोगों ने ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो हम लोगों ने इनको भी जो है वो अपने रिसर्च के मेजरमेंट्स, आउटकम्स के जो मेजरमेंट है उनमें जो है वो इंक्लूड करने, क्योंकि हम लोगों ने जो है हमारी इंटेंशन यही थी कि हमने उनको रिसर्च में लिया और उनसे जो है ना वो हम लोगों ने इंटरवेंशन वगैरह अप्लाई की और जो है वो हम लोगों ने आइदर हम लोगों ने उनको जो भी ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन हमारी अटेंशन जो थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों ने अपने रिजल्ट्स लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है 9th पॉइंट ये है कि द मेजरमेंट ऑफ बिटवीन ग्रुप स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन आर रिपोर्टेड फॉर एटलीस्ट वन की आउटकम। वो कहते हैं कि हम लोगों ने एक आउटकम को देखते हुए, ठीक है, एक आउटकम के लिए जो है वो हम लोगों ने दो ग्रुप का जो है ना वो कंपैरिजन हम लोगों ने करना है। अब इसके लिए कंपैरिजन जो है वो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन के थ्रू जो है वो हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो ग्रुप का। हम लोग इस वजह से कंपैरिजन करते हैं कि आइदर जिस ग्रुप में जो है वो हम लोगों ने ट्रीटमेंट अप्लाई किया वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, या जिसमें हमने नहीं अप्लाई किया उनके उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। तो इस वजह से हमारे पास जो है ना वो कंपैरिजन करके जो हमारे पास रिजल्ट आए वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो 10th पॉइंट ये है कि द स्टडी प्रोवाइड बोथ पॉइंट मेजर्स एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी फॉर एटलीस्ट वन की आउटकम। वो कहते हैं कि जो हमने स्टडी कंडक्ट की, ठीक है, रिसर्च में, वो क्या दोनों हमारे पास पॉइंट्स मेजरमेंट्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और दूसरा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है। अब पॉइंट्स मेजरमेंट का मतलब ये होता है, पॉइंट मेजर के ये हमारे पास जो है ना साइज़ ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बता रही है कि कितना हमारे पास जो है ना ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा, ठीक है, कितना इफेक्टिव होगा, 50% होगा, 40% होगा, कितना परसेंट जो हमारे पास इफेक्टिव था ये ट्रीटमेंट, ठीक है। और उसके बाद जैसे मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है कि वेरिएशंस कितनी थी। अगर हमने दो ग्रुप को कंपैरिजन किया, एक ट्रीटमेंट ग्रुप दूसरा कंट्रोल ग्रुप, इनमें कितनी जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो वेरिएबिलिटी आ रही थी, तो ये चीज़ जो है वो हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास 10 पेड्रो स्केल के पॉइंट्स थे। जब भी हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं उसमें ये जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब 10 में से अब वही बात जो मैंने पहले बताई, ये चीज़ कि अगर इन 10 में से 3 हमारे पास जो है वो क्वेश्चन उन्होंने फॉलो किए हुए होते हैं तो वो हमारे पास पुअर होती है। अगर तो हमारे पास 8 होती है तो वो हमारे पास गुड, हमारे पास रिसर्च होती है, रिलायबल रिसर्च होती है, और स्टडी होती है, ट्रायल्स होते हैं, और यही हमारे पास जो है वैलिड होते हैं। तो बेसिकली ये आज हमारा टॉपिक था, पेड्रो स्केल क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके कितने पॉइंट्स होते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी एक एक पॉइंट की भी अक्सर जो है ना एक्सप्लेनेशन वो पूछ लेते हैं, तो इस तरह से एक एक पॉइंट की जो है वो एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों ने जो है वो करनी है।